Good morning, students. I hope that all of you have done your assignment, which were being given to you, and you will be working hard for the preparation of political science subject. As you all know that you have to study vast in this subject, and there are certain changes in it, which I had already told to you. I have sent uh, the change syllabus to you people, and you must be aware of the facts that there are certain topics which are deleted for this year. So in this chapter 3, few topics are deleted, which I already told you. We have done 2 chapters, and in the first chapter I told you that there were 3 main challenges in front of Indian government when we attained our independence. These 3 challenges was, the first was the challenge of nation building. क्या था हमारे सामने? राष्ट्र निर्माण की चुनौती. क्यों थी वो चुनौती? बिकॉज द कंट्री वॉज डिवाइडेड into small states, and there were two parts of the country. One was the British India, which was divided on the basis of the religion, Hindus and Muslim, and others were the princely states, which we had done in chapter 1. जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो इतनी ज़्यादा थी नंबर में, तो इंडियन गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा इशू था कि किस तरह से इन प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट किया जाए. और जो प्रिंसली स्टेट्स थी, दे वर अलाउड टू ज्वाइन इंडिया, टू ज्वाइन पाकिस्तान एंड टू रिमेन इंडिपेंडेंट. सो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव ज्वाइंड इंडिया, few states have joined Pakistan as well, but there are the problem related to Hyderabad, Jammu Kashmir, etc., मणिपुर, जो कि इंडिया का पार्ट नहीं बनी थी इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस. तो इसमें एक बड़ा इशू आया और इंडिया ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया. लेटर ऑन हैदराबाद, J&K, मणिपुर ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, बट देयर वर सर्टेन थिंग्स which were still left, and ये क्या था? The reorganization of state. So reorganization of state was also done by the Indian government by establishing a state reorganization commission. जो state reorganization commission था, उसके तहत इंडिया में क्या बनाई गई? 14 states and 6 union territories. And this reorganization जो was yet not completed, अभी तक भारत में और नई स्टेट्स बन रही हैं. इसके बाद बात आई, वो था द एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी इन द कंट्री, कि किस तरह भारत में लोकतंत्र स्थापित किया जाएगा. तो ऑफ कोर्स उसके लिए क्या कराने थे? इलेक्शन कराने थे इन कंट्री में. इलेक्शन कराने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, विच द इंडियन गवर्नमेंट वॉज एबल टू सॉल्व देम. भारतीय सरकार ने उनको सॉल्व करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक उन्हें सॉल्व कर लिया. And India became the witness of the countries who had established democracy in the initial year and still continued to be a democratic country. इसमें 2 बहुत बड़े रोल थे. The role played by the ruling party, जो कि कांग्रेस बनी, and it was able to win election after election. 3 इलेक्शन जो थे कंसेक्यूटिवली कांग्रेस ने जीते. इन तीनों इलेक्शन जीतने के बाद ऐसा माना जाता था कि इट वॉज नोन एज द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस. लेटर ऑन दिस वन पार्टी डोमिनेंस वॉज ऑल्सो कंटिन्यूड, लेकिन इसमें किसकी एंट्री हुई? ऑपोजिशन पार्टीज की. दोज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी इन द कंट्री, जिसके लिए मैंने आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, समाजवादी पार्टी, एक्सेट्रा पार्टीज के बारे में आपको बताया. सो इन दिस चैप्टर 3 वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द थर्ड चैलेंज. और ये जो थर्ड चैलेंज था, ये क्या था? टू डेवलप द कंट्री. इसमें जो सबसे बड़ा इशू था वो क्या था? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, कि व्हाट टाइप ऑफ डेवलपमेंट कैन बी डन, हमारे इंडिया की डेवलपमेंट कैसे हो. तो ये क्या आपका टॉपिक है? The process of planned development, development on the basis of planning, the politics of planned development. ठीक है. तो अब ये जो डेवलपमेंट है, इसको कैसे लाया जाए?
एक्चुअली जब इंडिया आज़ाद हुआ उस वक्त वर्ल्ड की स्थिति ये थी कि जो वर्ल्ड था वो दो पावर ब्लॉक्स में बटा हुआ था. दिस वी हैव डन इन चैप्टर 1 ऑफ योर फर्स्ट बुक. सो जो वर्ल्ड था इट वॉज डिवाइडेड इंटू टू पावर ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक एज वेल एज वेस्टर्न ब्लॉक. तो जो वेस्टर्न ब्लॉक था इट वॉज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ कैपिटलिज्म, वाइल जो ईस्टर्न ब्लॉक था वो कौन सी पॉलिसी अपना रहा था? द पॉलिसी ऑफ सोशलिज्म या कम्युनिज्म. तो इंडिया के सामने भी उस टाइम दो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी या दो चैलेंजेस थे कि हम किसी एक पावर ब्लॉक को ज्वाइन करें या दूसरे को ज्वाइन करें या दोनों से डिस्टेंस रखें. So in the first chapter you have studied that India have adopted the policy of non-alignment. Non-alignment means not to align with any of the power block. भारत ने किसी भी शक्ति संगठन के साथ नहीं गया भारत, और उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई, और इसको हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी. भारत ने क्या किया? एक मिक्स्ड इकोनॉमिकल सिस्टम अपनाया जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं. तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया ने किस तरह मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई. डियर स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज कंसंट्रेट. As the global demand for steel increased, Odisha, which was one of the largest reserves of untapped iron ore in the country, is being seen as an important investment destination. तो आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा था? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आयरन की डिमांड बढ़ी हुई थी. तो इंडिया का वन ऑफ द स्टेट जो उड़ीसा है वहाँ पर पूरा खूब भरपूर आयरन था, और वहाँ से आयरन ओर यानी कच्चा लोहा निकालना था. द स्टेट गवर्नमेंट होप्स टू कैश दिस in on his unprecedented demand for iron ore and has signed a memorandum of understanding with both international and domestic steel market. The government believed that this would bring a necessary capital investment and provide a lots of employment opportunity. तो इंडियन गवर्नमेंट को क्या लग रहा था कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी जॉब्स की, और हम इंटरनेशनल मार्केट में भी आ जाएंगे. द आयरन बट देयर वाज अ प्रॉब्लम ये थी, द आयरन ओर रिसोर्सेज lie in some of the most underdeveloped and predominantly tribal district of the state. The tribal population fears that setting up of industry would mean the displacement from their home and livelihood. अब समस्या ये थी कि अगर आयरन ओर निकालना है तो इन ट्राइबल्स को हटाना पड़ेगा, इनके जो परमानेंट पुश्तैनी घर है, और विच विल क्रिएट अ प्रॉब्लम टू देम. उनके घर चले जाएंगे, उनकी लाइवलीहुड चली जाएगी. एज यू नो दैट कि जो ट्राइबल्स होते हैं दे आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट. द एनवायरमेंटलिस्ट फियर दैट माइनिंग एंड इंडस्ट्री वुड पॉल्यूट द एनवायरमेंट. और इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि माइनिंग होगी तो एनवायरमेंट को भी नुकसान होगा. द सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स दैट इफ द इंडस्ट्री इज नॉट अलाउड इट वुड सेट अ बैड एग्जाम्पल and discourage the investment in the country. तो अब इसमें इस पूरे एग्जाम्पल में आपको क्या समझ में आया कि देयर वर वेरियस इंटरेस्ट ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी. इसका मतलब ये था कि डेवलपमेंट के नाम पर समाज के वर्गों के अलग अलग डिसीजंस थे और उनकी अलग अलग इच्छाएं थी. अगर आप एक कॉमन पॉइंट से सोचें तो एवरीवन एग्री कि भैया डेवलपमेंट होनी चाहिए, कुछ भी हो आयरन ओर निकालना चाहिए. लेकिन इसमें इंडियन गवर्नमेंट के सामने देयर वाज अ बिग क्वेश्चन दैट किसकी नीड के बारे में सोचे. व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट पीपल नीड, व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट कंट्री नीड्स, एंड एज वेल एज देयर वर सम एनवायरमेंटल इश्यूज ऑल्सो. सो ऑन दिस इशू देयर वाज अ पॉलिटिकल contestation. These questions cannot be answered by an expert. Decision of this kind involve weighing the interest of some social group against another. और अगर डेमोक्रेसी में अगर देखा जाए तो ऐसे डिसीजन जो हैं दे आर लीस्ट अप्रूव्ड बाय पीपल देमसेल्फ. सो इसमें एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए थी, माइनिंग के एक्सपर्ट और सब कुछ. तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस एक्चुअली इट वॉज बीन थॉट कि भाई जो डेवलपमेंट है इट शुड बी फॉर ऑल, सबके लिए होनी चाहिए, बट द फाइनल डिसीजन मस्ट बी द पॉलिटिकल
डिसीजन। क्या करा जाना चाहिए था कि पॉलिटिकल डिसीजन, भाई ऑफ कोर्स डिसीजन जो है वो तो गवर्नमेंट ही लेगी। सो एवरी डिसीजन कुड बी मेड इंडिपेंडेंट ऑफ सच डिसीजंस। और इसीलिए सबकी क्या इच्छा थी कि हर डिसीजन जो है वो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, एंड जितने भी स्फेयर्स ऑफ साइड्स हैं, चाहे लोग हैं, जनता है, सरकार है, एवरीवन टू बी सेटिस्फाइड। सो दिस वाज द बिग इशू आफ्टर डेवलपमेंट. So everyone was agreed that development of India would mean both economic as well as social justice. कि आप डेवलपमेंट की बात करेंगे लेकिन इकोनॉमी के साथ साथ सबको सोशल जस्टिस भी मिलना चाहिए. यहाँ पर एक बड़ा इशू था दैट देयर वर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या पीपल इन द कंट्री. देयर वर लेफ्टिस्ट एज वेल एज राइटिस्ट. तो थोड़ा इसे समझ लें. In the politics of most country, you will always come across the reference of parties and groups with the left or right ideology. जो leftist होते हैं basically ये किसके लिए यूज़ होते हैं? कहते हैं left often refer to those who are in the favor of poor, downtrodden section and supported government policy for the benefit of these sections. कि जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनकी जो पार्टियां हैं दे आर नोन एज लेफ्टिस्ट, और हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं? वामपंथी दल. दूसरे जो दल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? राइटिस्ट. द राइटिस्ट रेफर टू दोज हु बिलीव दैट फ्री कॉम्पिटिशन एंड मार्केट इकोनॉमी ऑल्सो इंश्योर प्रोग्रेस एंड दैट गवर्नमेंट शुड नॉट अननेसेसरली इंटरवाइन इन द इकोनॉमी. तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है दे डजंट वांट गवर्नमेंट टू इंटरवाइन इन द इकोनॉमी, जबकि जो लेफ्टिस्ट हैं वो चाहते हैं गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसी इन द फेवर ऑफ पुअर एंड डाउनटोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सो ईच क्वेश्चन इन्वॉल्व द कंटेस्टेशन हैज कंटिन्यूड ओवर सिंस एंड देयर वर लॉट्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट वर द मेन आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट. कि डेवलपमेंट के लिए भारत के सामने मुख्य आइडियाज़ क्या थे. तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि डेवलपमेंट के लिए इंडिया के सामने जो थे वो बहुत इंटरनेशनली हमारे पास दो ही इशू थे. वो क्या थे कि भाई हमें क्या करना है, या तो लेफ्टिस्ट के तरीके से डेवलपमेंट करनी है या राइटिस्ट. सो एग्जाम्पल ऑफ उड़ीसा शो दैट इट वॉज नॉट इनफ टू से दैट एवरीवन वांट डेवलपमेंट. डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी. अगर एक आप अर्बन कंज्यूमर की बात करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करेंगे, तो उसके लिए जो डेवलपमेंट के मतलब थे वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन. अगर आप आदिवासी की बात करेंगे तो उसके लिए डेवलपमेंट का था मतलब उसके लाइफ इन हिज ओन रीजन. सो व्हाट शुड डन? इन द फर्स्ट डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वर लॉट्स ऑफ डाउट्स एंड डिस्कशन ऑन द क्वेश्चन. It was common then and even now for people to refer the West as the standard of measuring development. और उस ज़माने के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट का जो आइकन है वो वेस्ट को माना गया. वेस्ट कौन? वेस्टर्न कंट्रीज़. यानी डेवलपमेंट मीन्स टू बी वेस्टर्नाइज्ड एंड टू बी मॉडर्नाइज्ड. और मॉडर्न होने का मतलब था कि हम क्या हों? इंडस्ट्रियलाइज्ड हों और जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसको इस्तेमाल करें. This is how common people as well as the expert thought. It was believed that every country would go through the process of modernization as the West, which involved the breakdown of traditional social structure and the rise of capitalism and liberalization. तो डेवलपमेंट का मतलब क्या माना गया? टू बी वेस्टर्नाइज्ड. जितने भी सोशल हमारे जो कल्चर हैं समाज में उन सब को बदल कर हम सबको क्या होना होगा? मॉडर्नाइज्ड. और मॉडर्नाइजेशन का मतलब था वेस्टर्नाइज्ड. और ये सब करने के लिए क्या होना चाहिए था? कैपिटलिज्म को अपनाना यानी पूंजीवाद को अपनाया जाना चाहिए था. मॉडर्नाइजेशन वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द आइडियाज ऑफ ग्रोथ, material progress and scientific rationality.
Dear students, scientific rationality means कि everyone have to think on scientific manner. There should be the tradition and culture जो कहाँ follow हो रहे हैं, western countries में. So on this basis the world was divided on the basis of developed country, developing country and underdeveloped country. So जो European countries थे वो सब countries as well as the Eastern European countries, they were being considered as the developed countries. इंडिया जो जैसे देश थे वो क्या माने गए, डेवलपिंग कंट्रीज. और इसके भी बाद जो और छोटे मोटे पिछड़े हुए देश थे, दे वर बीन कंसीडर्ड एज अंडर डेवलप्ड कंट्री. सो ऑन द ईव ऑफ डेवलपमेंट इंडिया हैड बिफोर इट टू मॉडल्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया. द लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल एज इन मच ऑफ यूरोप एंड यूएस, एंड सोशलिस्ट मॉडल एज इन यूएसएसआर. You have already studied these two ideologies in the chapter Cold War, which I told you. There were many in India then who were deeply impressed with the Soviet model. These included not just the leader of Communist Party of India, but also those of Socialist Party and the leaders like Nehru within the Congress. There were very few supporters of American style of capitalistic development. तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में नेहरू और बहुत सारे लीडर, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सब रशिया की तरह डेवलपमेंट की बात कर रहे थे. दिस रिफ्लेक्टेड अ ब्रॉड कंसेंस दैट हैव बीन डेवलप्ड ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट. द नेशनलिस्ट लीडर वर क्लियर दैट द इकोनॉमिक कंसर्न ऑफ गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया वुड हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम द नैरोली डिफाइंड कमर्शियल फंक्शंस ऑफ colonial government. It was clear that the task of poverty alleviation and the social and economic redistribution was being seen primarily as the responsibility of the government. यानी आज़ादी के दौर से ये बात समझ में आ चुकी थी कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, जो पॉवर्टी एलिवेशन है, गरीबी हटाना, चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब सरकार के हाथ में होगा. There were debates among them. For some, the industrialization seemed to be preferred path. For others, the development of agriculture and, in particular, the elevation of rural poverty was the priority. तो शुरुआत में ही दो हिस्सों में बढ़ गया जनमत कि भाई पॉवर्टी एलिवेशन करना है, रूरल पॉवर्टी, या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसे करना है. Despite the various differences, some planning was done. So there was a consensus on one point: development could not be left on the private sectors, and there was a need for the government to develop a design or a plan for development. In fact, the idea of planning as a process of rebuilding economy earned a good deal in the public support in 1940s and 50s all over the वर्ल्ड. तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी कोशिश की कि वो क्या करेगी, डेवलपमेंट करेगी, और उसका जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, प्लानिंग करना. यानी इंडिया जो है वो क्या करेगा, प्लान करके डेवलपमेंट करेगा. और इसके लिए इंडिया में क्या किए गए, एक प्लानिंग कमीशन बिठाया गया और उसके लिए उसने अपने प्लान्स बनाए, 5-year प्लान्स. बिकॉज जापान एंड जर्मनी हैव डेवलप्ड देमसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ प्लान्स, प्लानिंग कमीशन. So actually it was not an immediate step taken by the Indian government, rather it was already decided during the Bombay Plan. Bombay Plan क्या था, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा. जो बॉम्बे प्लान था बेसिकली ये इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दे हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट इन 1944 which was a joint proposal for setting up a planned economy in the country, and it was called Bombay Plan. तो बॉम्बे प्लान में उन्होंने क्या चाहा, दैट स्टेट टू टेक द मेजर इनिशिएटिव इन द इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स, and from left to right, planning for development was the most obvious choice for the country after independence. Soon after India became independent, the Planning Commission came into being.
और जो प्राइम मिनिस्टर होते थे वो उसके चेयरपर्सन होते थे. So India have decided to make its development plans according to the planning commissions. इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाऊँगी. एंड टिल द टाइम बुक को अच्छे से पढ़िए, जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़िए. कुछ टॉपिक कट डाउन है विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, और अगर आप चाहेंगे तो आई विल सेंड अ वीडियो ऑफ दैट. लेकिन जो न्यू एडेड थिंग्स हैं दे आर नॉट बीन मैंशनड इन योर बुक्स, सो आई विल गिव सम नोट्स टू यू on those topics which are not clearly mentioned in your books in the next class. Thank you very much.